बहुत छोटी सी लेकिन दूर तक जाएगी टाइप खबर है जो इस वक्त तो आपको अखबारों के अंदर वाले पन्नों में दिखेगी, अर्थ जगत टाइप के कॉलम में, लेकिन अगर मूर्त हो गई तो फ्रंट पेज में आ जाएगी। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने सरकार को बैड बैंक बनाने का प्रपोजल दिया है। ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि ये भारत में बैंकिंग का पूरा स्वरूप बदल देगी। कैसे, ये भी समझ जाएंगे अगर बैड बैंक समझ जाएंगे। तो आइए बैंकिंग से शुरू करके एनपीए के रास्ते बैड बैंक तक की लॉन्ग राइड का मजा लेते हैं। और हाँ, जैसा हमारे पहाड़ों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, धीरे चलकर सफर का आनंद लें, यहाँ भी वही इत्मीनान दिखाना होगा। सबसे पहले बिना ज्यादा टेक्निकल हुए समझिए बैंकिंग क्या है। हम किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी बिजनेस मॉडल, किसी भी कंपनी की बात कर लें, हर जगह कमोबेश यही होता है कि पहले कच्चा माल खरीदा जाता है, फिर उससे एक प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है जो बेच दिया जाता है। कच्चे माल की कॉस्ट और प्रोडक्ट के प्राइस के बीच का अंतर ही यहाँ उस कंपनी का प्रॉफिट कहलाता है जिस कंपनी ने इस प्रोडक्ट का निर्माण किया है। बैंकिंग में ब्याज ही कच्चा माल भी है और ब्याज ही प्रोडक्ट भी। वैसे कि बैंक कम ब्याज देकर लोगों से पैसे उधार लेती है और ज्यादा ब्याज देकर लोगों को पैसे उधार बांटती है। दूल्हे राजा का वो सीन याद कीजिए जिसमें जॉनी लीवर का किरदार प्रेमनाथ के किरदार से कहता है, मेरे बैंक में राहुल सिन्हा ने 9 करोड़ 99 लाख रुपए जमा किए हैं। अब मैं छोटी मोटी कंपनियां ढूंढ रहा हूं लोन देने के लिए। आपको भी लोन चाहिए हो तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। उस फिल्म के मेकर्स ने सिर्फ इस एक कॉमेडी सीन में बैंकिंग का बेसिक हिसाब किताब बता दिया था। यूं मोटा माटी तौर पर यह ब्याज में अंतर ही किसी बैंक का प्रॉफिट ठहरा। इसलिए ही तो आप देखते हैं कि एफडी, आरडी वगैरह में बैंक जितना ब्याज अपने ग्राहकों को देती है उससे कहीं ज्यादा ब्याज होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन वगैरह में अपने दूसरे ग्राहकों से ले लेती है। अब सोचिए अगर किसी बैंक में पैसे जमा करने वालों की संख्या लोन लेने वालों की संख्या से कहीं ज्यादा हो तो चाहे बैंक लोन देने और लोन लेने वाली ब्याज दरों में कितना ही अंतर रख ले, उससे अंततः नुकसान ही होगा। साथ ही बैंक के पास जितना पैसा है वो सारा का सारा लोगों को ब्याज में नहीं चढ़ा सकती। इसमें से कुछ प्रतिशत पैसे उसे आरबीआई के पास और कुछ प्रतिशत अपने खुद के पास रखने पड़ते हैं। यूं अब उन दोनों पैसों में और भी अंतर आ गया जो बैंक लोगों से कम ब्याज पर लेती है, यानी अपेक्षित प्रॉफिट में कमी। तो इस सब का जोड़ है तोड़ है कॉर्पोरेट लैंडिंग, जिसमें बैंक छोटे मोटे यानी 1000 लाख रुपए के बदले बड़े बड़े यानी करोड़ों अरबों के लोन देना शुरू कर देती है बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को। तभी इसे कॉर्पोरेट लोन कहते हैं। यूं अब बैंक के पास लोन लेने वालों की भी कोई कमी नहीं और फिर बैंक, उसके ग्राहक, उसके कर्जदार सब खुश। लेकिन अगर इतनी ही आदर्श स्थिति होती तो क्या ही बात थी। बैंक्स की इस पूरी रामायण में एक रावण है, नाम है एनपीए। एनपीए क्या, अब ये समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति या संस्था बैंक से लोन लेती है तो जरूरी नहीं कि वो लोन वापस करे ही करे। कभी मजबूरियों के चलते और कभी इसलिए कि उसका लोन लेते वक्त ही फ्रॉड करना उद्देश्य था, व्यक्ति या संस्था पूरा लोन या बचे हुए लोन की किस्तें देना बंद कर देते हैं। इन लोन वापस ना करने वालों को डिफॉल्टर कहा जाता है। हो सकता है कि डिफॉल्टर कुछ दिनों बाद पैसे देने शुरू कर दें, 1 या 2 किस्तों के बाद शायद, या फिर कुछ फॉलो वगैरह लेने के बाद। यानी ये डिफॉल्टर अपनी ट्रेजेक्ट्री से तो थोड़ी इधर उधर निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी बैंक्स के लिए वो नहीं बनते जो इसरो के लिए विक्रम बन गया था। लेकिन अगर काफी दिनों बाद और सारे लीगल हथकंडे अपना चुकने के बावजूद भी बैंक को अपना पैसा इन डिफॉल्टर से वापस नहीं मिलता तो वो मान के चलती है कि अब ये पैसे वापस नहीं आने वाले और इसे अपनी बैलेंस शीट में एसेट वाले कॉलम में रखना अपनी बैलेंस शीट को खराब करना ही ठहरा, क्योंकि इस पैसे पर ब्याज भी तो बढ़ता चला जाएगा जो कि आना था मगर नहीं आ रहा। यानी वो भी एक नुकसान है जो मूलधन के विपरीत समय के साथ साथ बढ़ता भी चला जाएगा। तो इसलिए उस अमाउंट को किसी और मद में रख दिया जाता है ताकि बैंक की ऑडिट रिपोर्ट हाथी के दांत सी ना बनती चली जाए, वास्तविकता से और दूर। इसी मद को कहा जाता है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी एनपीए वो लोन है जिनकी वापस आने की उम्मीद उतनी ही है जितनी जिसमें से जुदा हुई रूह की। इसलिए तो कहते हैं ऐसे पैसे को वापस आना कोई जादू सा ठहरा, मरे का जिंदा हो जाना ठहरा। एनपीए का शब्दशः अनुवाद करें तो ऐसी संपत्ति जिसका कोई मूल्य नहीं या ऐसी संपत्ति जो परफॉर्म नहीं कर रही। सोचिए ना, जो लोन बैंक ने किसी को दिया है वो अन्यथा उसके लिए एसेट ही था और उस पर मिलने वाला ब्याज भी, लेकिन अब उसके पास ये सारा पैसा वैसा ही है जैसे लंका में खूब सारा सोना। काफी समय बाद जब बैंक निश्चित हो जाता है कि एनपीए अब नहीं मिलने वाला तो उसे अब अपनी बैलेंस शीट में से हटा देता है।
मतलब राइट ऑफ कर देता है। थोड़ा ब्लैक रेफरेंस है लेकिन जज्ब कीजिएगा प्लीज। एनपीए अगर लोन की असामयिक मृत्यु है तो राइट ऑफ उसके बाद के सारे मृत्यु संस्कार। यू राइट ऑफ और लोन माफ करने में अंतर भी समझ में आता है। लोन माफ बैंक करता है जबकि एनपीए जिसके चलते बैंक को राइट ऑफ करना पड़ता है बैंक के साथ होता है। हालांकि बैंक एनपीए को लेकर शुरू से ही आंखें खुली रखता है, मतलब वो ये मान के चलता है कि जिन 100 लोगों को लोन दिया है उसमें से 2, 4 या 10 व्यक्ति संस्थाएं तो पैसे देने से मुकर ही जाएंगी। इसलिए वो इन डिफॉल्टर्स का प्रोविजन भी अपने प्रॉफिट लॉस में कैलकुलेट करके रखता है और इसलिए ही इस राशि को प्रोविजन भी कहते हैं। आप सुनते हैं ना, कोरोना और लॉकडाउन के चलते अमुक बैंक ने अपना प्रोविजन बढ़ा लिया। इसका मतलब ये है कि बैंक मान के चल रहे हैं कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते और ज्यादा पैसा या लोन एनपीए होने वाला है, इसलिए इसे पहले ही प्रोविजन में डालकर लाभ हानि की गणना की जाए। तो फिर दिक्कत क्या है? अब जब एनपीए के लिए प्रोविजन बन गया और अगर सब कुछ पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है तो फिर बैलेंस शीट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखना चाहिए, है ना। देखिए, प्रोविजन को एक बांध की तरह मान लीजिए और एनपीए को बाढ़ की तरह। बांध बनाते हुए बाढ़ का तो ख्याल रखा जाता है, फिर भी बांध टूटते हैं। क्यों? क्योंकि बाढ़ इतनी तेज आएगी इसकी बांध बनाने वालों को उम्मीद नहीं होती। तो बैंकिंग में भी तब दिक्कत होती है जब प्रोविजन रखते हुए इसकी उम्मीद नहीं होती कि इससे भी ज्यादा लोग और संस्थाएं डिफॉल्ट कर जाएंगी या प्रोविजन से भी कहीं बड़ा अमाउंट डिफॉल्ट हो जाएगा। हम आप जैसे छोटे मोटे लोन लेने वाले तो चलिए 1,00,000 1.5 लाख का डिफॉल्ट कर लेंगे, वो भी करना आसान नहीं है। अव्वल तो पर्सनल लोन के अलावा बाकी ज्यादातर लोन सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड बोले तो अगर बैंक आपको लोन दे रही है तो उसके पास भी आपकी कोई अचल संपत्ति या सोना या ऐसी कोई चीज है जिससे उसको नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। रही बात पर्सनल लोन की, तो उसकी ब्याज दर आपने देखी ही है कि कितनी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें प्रोविजन ज्यादा होता है, डिफॉल्टर्स ज्यादा होते हैं। साथ ही सिविल स्कोर से लेकर कई ऐसे लीगल रास्ते हैं कि बैंक अपना पैसा उगा लेती ही है। मेंटल टॉर्चर, किसानों की आत्महत्या जैसी बातें आपने सुनी ही होंगी, उनकी बात बाद में। तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेल लेंडर्स की नहीं, जरा बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेंडर्स का सोचिए। वो अगर डिफॉल्ट करते हैं तो पीएनबी और यस बैंक जैसे बड़े बड़े बैंक की जान हलक में आ जाती है। वो सब इस प्रोविजन रूपी बांध के लिए बाढ़ नहीं, सुनामी है। अब बात थर्ड पार्टी की। गुड आफ्टरनून सर, दिस इज राजेश कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ एचडीएफसी लाइफ। मेरा एक दोस्त है जो कॉल सेंटर में काम करता था और लोगों को एचडीएफसी लाइफ के इंश्योरेंस बेचता था। वो शुरू की इस एक लाइन को जरा भी इधर उधर नहीं कर सकता था। इसमें आप ऑन बिहाफ ऑफ वाक्यांश पर गौर कीजिए। वो और उसके कलीग इसके अलावा कुछ और नहीं कह सकते थे, यानी उनके लिए कॉलिंग फ्रॉम एचडीएफसी लाइफ कहना तार्किक और लीगल दोनों तरह से गलत होता। क्यों? इसलिए क्योंकि वो एचडीएफसी लाइफ में काम नहीं करता था। उसकी कंपनी का एचडीएफसी लाइफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। हर पॉलिसी की बिक्री पर एचडीएफसी लाइफ उसकी कंपनी को कमीशन देती थी और एचडीएफसी लाइफ ने उसकी कंपनी को राइट भी कर दिया था, मेरे बिहाफ पर आप पॉलिसीज बेच सकते हो। तो मेरे दोस्त राजेश की कंपनी थर्ड पार्टी होगी, एचडीएफसी लाइफ और पॉलिसी लेने वालों के बीच ऑन बिहाफ ऑफ हो गई, जिसे एचडीएफसी लाइफ ने अपना कॉल सेंटर वाला काम आउटसोर्स किया हुआ था। किसी लॉजिक की जरूरत नहीं, आपकी इंट्यूटिव अप्रोच काफी होगी ये जानने के लिए कि इस आउटसोर्सिंग का एचडीएफसी लाइफ को क्या फायदा था और राजेश के एम्प्लॉयर को क्या फायदा था। राजेश की कंपनी केवल एचडीएफसी लाइफ ही नहीं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और बजाज अलियांस के भी इंश्योरेंस बेचती थी। और इतना ही नहीं, एयरटेल और आइडिया को भी कस्टमर सपोर्ट देती थी, यानी वो कॉल सेंटर चलाने में एक्सपर्ट थी, फिर वो किसी भी काम का हो। चलिए लौटते हैं बैड बैंक पर। पहले अंदाजा लगाते हैं कि आखिर ये क्या हो सकता है। अब इसी तरह का एक दूसरा सेटअप सोचिए, थर्ड पार्टी वाला ही। अगर बैंक्स अपने एनपीए आउटसोर्स कर दें तो चलिए मिलकर सोचते हैं कि ऐसा क्या होगा, क्यों होगा और बैंक और उस कंपनी को क्या फायदा होगा जिसे सारे एनपीए आउटसोर्स किए जाएंगे। तो ऐसा किया जा सकता है कि कोई बैंक किसी थर्ड पार्टी के पास जाए और कहे, ये बातचीत समझिए। बैंक बोलता है, यार मेरे बस का नहीं लग रहा, इस एनपीए की वसूली तुम कर लो मेरी जगह प्लीज। थर्ड पार्टी बोलती है, मुझे क्या फायदा। बैंक बोलता है, तुम ऐसा करना, हर वसूली पर मुझसे 1% कमीशन ले लेना, या फिर ऐसा काम करो कि पूरा एनपीए तुम ही खरीद लो। 1 करोड़ का एनपीए है, तुम 25 लाख मुझे दे दो। अब तुम उस बर्बाद हुए 1 करोड़ से 10 लाख वसूल पाओ या फिर पूरे 1 करोड़, वो तुम्हारा रिस्क। थर्ड पार्टी को दूसरा विकल्प सही लगता है। वो ढेरों कैलकुलेशन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि 50 लाख रुपए तो उगा ही लेगी, क्योंकि जैसे राजेश की कंपनी को कॉल सेंटर के सेटअप में महारत हासिल था, इस कंपनी को उगाही करने में विशेषज्ञता प्राप्त थी।
सौदा तय होता है। बैंक लीगल रूप से कह देता है कि अब तुम मेरे ऑन बिहाफ ऑफ इस पैसे को चाहे जैसे वसूलो। तो बस इसी थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है, जिसमें काम करने वाले को एनपीए वसूलने में महारत हासिल है। और जैसे राजेश के कॉल सेंटर में एचडीएफसी लाइफ से लेकर एयरटेल तक के कॉल सेंटर थे, वैसे ही इस विशेषज्ञ थर्ड पार्टी के पास हर बैंक के एनपीए है। मगर वास्तविकता क्या है ये समझिए। अब जब हमने तर्कों के आधार पर बैंकिंग, एनपीए, थर्ड पार्टी और बैड बैंक चारों ही चीजें समझ ली हैं, तो शुरू में बताई गई खबर को तथ्यों के आधार पर ही समझना मुश्किल नहीं होगा। पहली बात तो हमें यह समझनी होगी कि बैड बैंक को बैड बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सिर्फ एक काम होता है, एनपीए की उगाही करना। एनपीए बोले तो बैड लोन। यूं ये बैड बैंक ना तो आईसीआईसीआई या एसबीआई की तरह ऐसा सरकारी या प्राइवेट बैंक होगा जो रिलेटिंग बिजनेस में होगा, और ना ही ये आरबीआई की तरह ऐसा बैंक होगा जो बाकी बैंक की रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह काम करे। इसका सिर्फ इतना उद्देश्य होगा कि जैसे भगवान शिव ने अमृत मंथन से निकले सारे विष को अपने कंठ में रख लिया था, वैसे ही ये रिटेल बैंकिंग से निकले सारे बैड लोन या एनपीए को अपने तई रख लेगा और इसके एवज में उन बैंक्स को कुछ पैसे भी देगा जिसका एनपीए इसने खरीदा है। फिर इसका काम होगा उस पैसे की वसूली करना और इस प्रोसेस के दौरान प्रॉफिट में भी रहना। तो इसमें स्टाफिंग और कर्मचारी भी उसी तरह के होंगे जो जानते होंगे कि डब्बे में से महत्तम घी निकालने के लिए अपनी उंगली को किस एंगल में टेढ़ा करना है। अब आप पूछेंगे कि ये बैड बैंक में है कहां पर? उत्तर है प्रपोजल में। जिस तरह व्यापार संघ होता है व्यापारियों की हितों की रक्षा हेतु, वैसे ही आईबीए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है रिटेल बैंक्स के लिए। इसी ने सरकार को बैड बैंक का प्रपोजल भेजा है। यानी अभी तक भारत में ऐसा कोई बैंक है नहीं, बस इसकी प्रस्तावना रखी गई है। ये प्रस्ताव इस वक्त इसलिए आया क्योंकि इस वक्त बैंक्स को ऐसे ही किसी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते बैंक्स के एनपीए किस गति से बढ़ सकते हैं। अन्यथा ऐसा नहीं है कि केवल आईबीए ने ही बैड बैंक का प्रपोजल दिया है या पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले भी बैड बैंक का प्रपोजल आया था इकोनॉमिक सर्वे की तरफ से। इसका कॉन्सेप्ट तो यही था लेकिन नाम अलग था। उनके द्वारा प्रपोज नाम था पारा, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। आरबीआई ने भी एक बार ऐसा कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था। आईबीए ने इस प्रपोजल में फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स को भी सीसी में रखा है। अब चूंकि ये बैंक वसूली तो जब करेगा तब करेगा, लेकिन इससे पहले इसे एनपीए खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे ना। तो इसके लिए आईबीए ने सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि इस बैंक को शुरुआत में 10,000 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। पर बैड बैंक में सब कुछ गुड ही गुड नहीं है। देखिए ये रिस्क तो है कि बैड बैंक ने जितने में एनपीए खरीदे हैं हो सकता है कि वो उतने रुपए भी ना वसूल पाए, लेकिन ये नुकसान स्पेसिफिक है। हम बात करेंगे जेनरिक नुकसान की। रघुराम राजन ने बैड बैंक के पूरे कॉन्सेप्ट को मोरल हैजर्ड कहा था। मोरल हैजर्ड की परिभाषा भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब कि कोई ऐसा रिस्क जो लीगल और लॉजिकल तरीके से तो सही है, लेकिन इससे आपको नहीं दूसरी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मॉरल हैजर्ड की बात इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा की जाती है। जब आपको पता है कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है तो आप थोड़ा और रफ तरीके से गाड़ी चलाएंगे। वैसे ही जब बैंक्स को पता है कि उनके एनपीए का इंश्योरेंस है तो वो थोड़ा और रफ तरीके से लोन देंगे, क्योंकि वही तो उनकी आय का सबसे बड़ा साधन था। तब कहाँ वेरिफिकेशन चेक, तब कहाँ सिविल। वही दूल्हे वाला राजा वाला डायलॉग याद आता है। आपको कोई लोन चाहिए हो तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। आपने भी ये कहानी सुनकर हमको थैंक यू जरूर बोला होगा, तो वेलकम। मगर ये थैंक यू बोली हमारे साथी दर्पण को, उन्होंने ही ये पूरी कहानी लिखी है। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।